हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मैन ऑफ करेज। कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में अमेरिका के एक फाइटर शिप को देखते हैं जिस पर कई सारे फाइटर प्लेन्स अटैक कर रहे होते हैं। बदले में वो शिप भी उन प्लेन्स पर अटैक करता है जिससे वो प्लेन्स डैमेज हो जाते हैं। तभी उन्हीं में से एक प्लेन सीधा शिप पर आकर गिरता है जिससे शिप के आगे का हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो जाता है जिसमें कुछ लोग भी मारे जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अमेरिकन ऑफिसर्स को एक मीटिंग के दौरान जापान द्वारा अमेरिका के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले पर बात करते हुए देखते हैं। असल में पर्ल हार्बर अमेरिका का एक नेवल बेस था जिस पर 7 दिसंबर 1941 को जापानीज एयरफोर्स ने अटैक किया था, जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने वर्ल्ड वॉर 2 में प्रवेश किया। यही वो मोमेंट था जिसकी वजह से जापान के हिरोशिमा मिलिट्री बेस पर जल्द से जल्द न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया जाएगा। प्रेसिडेंट ट्रूमैन ये ऑर्डर देते हैं कि ये काम प्लेन के जरिए नहीं बल्कि नेवी द्वारा समुद्र के रास्ते से किया जाएगा, क्योंकि जापान की नेवी इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन फिर भी हमें संभल कर ये काम करना होगा और ये काम एक ऐसा शिप करेगा जिसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। हालांकि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है, लेकिन यूएसएस शिप को अकेले बिना किसी एस्कॉर्ट के काम करना होगा। दरअसल एस्कॉर्ट का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा शिप्स के द्वारा दूसरे शिप्स की सुरक्षा करना, जिससे कोई भी मुसीबत आने पर दूसरे शिप को सुरक्षित किया जा सके। जिसके बाद हम ब्रायन और माइक नाम के 2 सेलर्स को देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। वो दोनों ब्रायन के बचपन की दोस्त क्लैरा के घर जाते हैं, जहां ब्रायन क्लैरा के डैड से मिलता है और उनसे बातें करता है। वहीं माइक क्लैरा की दोस्तों के साथ डांस करने लगता है, जिधर क्लैरा भी आ जाती है। माइक अब क्लैरा के साथ भी डांस करने लगता है, पर डांस करते वक्त वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं, जिन्हें ब्रायन भी देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। ब्रायन थोड़ा अपसेट हो जाता है क्योंकि असल में ब्रायन भी क्लैरा को बचपन से पसंद करता है पर कभी कह नहीं पाया, पर अब शायद बहुत देर हो चुकी है। जिसके बाद हम 15 जुलाई 1945 का समय देखते हैं, जहां हम सैन फ्रांसिस्को सिटी में यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप को देखते हैं जो कि अब पूरी तरह से रिपेयर हो चुका है। वहीं दूसरी ओर हम उसी शिप के कैप्टन मैके को एडमिरल के साथ बात करता हुआ देखते हैं, जहां एडमिरल कैप्टन को बताता है कि इस क्लासिफाइड मिशन के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने आपको खुद चुना है, जिसके लिए आपको कल ही निकलना होगा और साथ ही में शिप से 2 पार्सल्स को टिनियन और फिलीपींस में डिलीवर करना होगा। तभी कैप्टन मैके एडमिरल से पूछते हैं कि हमें एस्कॉर्ट कब मिलेगा, लेकिन एडमिरल कैप्टन को ये कहकर एस्कॉर्ट देने से मना कर देते हैं कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है जिसकी कमांड प्रेसिडेंट ट्रूमैन के हाथों में है और वो नहीं चाहते कि शिप के साथ कोई एस्कॉर्ट जाए, इसलिए तुम्हें बिना एस्कॉर्ट के ही जाना होगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम माइक को देखते हैं जो इसी मिशन पर जाने से पहले क्लैरा को शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, इसलिए उसकी परमिशन वो क्लैरा के पिता से जाकर लेता है। पर क्लैरा के पिता को माइक कुछ खास पता नहीं होता, इसीलिए वो माइक की बेइज्जती कर देते हैं। माइक वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे क्लैरा भी आ जाती है जो उसे मनाने लगती है, पर तभी हम वहाँ पर कुछ सेलर्स को लड़ता हुआ देखते हैं। माइक भी उनके पास जाता है। इसी बीच वहाँ पर कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं जो उन सेलर्स को अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद माइक क्लैरा के पास आता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर क्लैरा हाँ कहती है। और जब माइक अपनी पॉकेट से वेडिंग रिंग को निकाल रहा होता है तो उसको महसूस होता है कि रिंग तो उससे गलती से वहाँ पर गिर गई जहाँ पर वो उन सेलर्स को लड़ने से रोक रहा था। और तभी वहाँ पर वही ऑफिसर्स आ जाते हैं जो माइक को भी अपने साथ ले जाते हैं। जिसके बाद अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शिप के कैप्टन मैके को देखते हैं जो अपने क्रू मेंबर समेत शिप पर मौजूद 1200 लोगों के साथ मिशन पर निकल जाते हैं। दरअसल जिस शिप में उन्हें मिशन पूरा करना है वो एक फाइटर शिप है जिसको इंडियाना पुलिस कहा जाता है। वैसे तो इंडियाना पुलिस बहुत दमदार शिप है, लेकिन सबमरीन्स का सामना करने में वो इतना सक्षम नहीं है, इसीलिए ज्यादातर इन फाइटर शिप्स के साथ एस्कॉर्ट होते हैं ताकि वो सबमरीन को ढूंढकर खत्म कर सके। पर एस्कॉर्ट ना होने की वजह से इन्हें अपने शिप को जिगजैग डायरेक्शन में चलाना पड़ता है ताकि वो सबमरीन से बच सके। हालांकि कैप्टन मैके इस बात को जानते हैं कि इस फाइटर शिप की रफ्तार बहुत तेज है और ये दुश्मन के हमलों का सामना बड़ी आसानी से कर सकता है, पर उनको ये भी पता था कि वो टॉर्पीडो का सामना नहीं कर पाएगा। टॉर्पीडो एक प्रकार का वेपन है जो शिप्स पर हमला करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये पानी पर चलने वाली मिसाइल होती है जो समुद्री युद्ध और सुरक्षा में इस्तेमाल की जाती है। जिसके बाद 19 जुलाई 1945 को उनका शिप टिनियन पहुंच जाता है, जहां वो दोनों पार्सल्स को डिलीवर कर देते हैं और फिर कैप्टन को वॉर में वापस लौटने का ऑर्डर दिया जाता है। फिर हम कैप्टन मैके को एडमिरल के साथ कुछ बात करता देखते हैं, जहां कैप्टन एडमिरल से अपने शिप के लिए एस्कॉर्ट की मांग करता है, पर एडमिरल
एक बार फिर से उसको ये कहकर मना कर देता है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, इसीलिए तुम्हें एस्कॉर्ट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो दुश्मन सेना को इस बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए तुम्हारे वापस जाने तक तुम्हें एस्कॉर्ट नहीं दिया जा सकता। जिसके बाद फिर 25 जुलाई 1945 को शिप टिनियन से वापस लौट जाता है। जिसके बाद हम 30 जुलाई 1945 को शिप को समुद्र के बीच में देखते हैं, जहां पर दूर दूर तक कोहरा फैला होता है। तभी कैप्टन ये ऑर्डर देता है कि शिप को जिगजैग डायरेक्शन में चलाने के बजाय सीधा चलाया जाए, उससे समय कम लगेगा। लेकिन तभी जापानी सबमरीन का कैप्टन हाशिमातो उनके इंडियाना पुलिस शिप को देख लेता है और तुरंत उस पर टॉर्पीडो से हमला करने का ऑर्डर दे देता है। वहीं दूसरी ओर इंडियाना पुलिस शिप पर मौजूद किसी भी शख्स को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं लगती कि उनके साथ आज क्या होने वाला है, और तभी जापानी सबमरीन उन टॉर्पीडोज से उनके शिप पर अटैक कर देती है, जो सीधा इंडियाना पुलिस शिप पर जाकर लगती है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जिसके बाद सबमरीन और भी कई टॉर्पीडोज को लगातार उन पर लॉन्च कर देती है, जिससे शिप तहस नहस हो जाता है। शिप में सब जगह आग लग जाती है, जिसमें समुद्र का पानी भरने लगता है। लोग घायल हो जाते हैं और कईयों की जान भी चली जाती है। शिप में सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि वहाँ मौजूद कुछ लोग मदद के लिए बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आखिरकार उनका कांटेक्ट फिलीपीन नेवल बेस से हो जाता है। पर वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि ये दुश्मनों का कोई ट्रैप हो सकता है, इसीलिए वो मदद नहीं भेजते। कैप्टन मैके शिप पर मौजूद सभी लोगों को शिप को छोड़ने के लिए कहते हैं, क्योंकि शिप पर लोगों की जान को अब खतरा है। जहां लोग राफ्ट्स को पानी में उतारते हैं और खुद भी पानी में उतरने लगते हैं, और देखते ही देखते शिप अब पानी में डूबने लगता है, जिसके बीच में से दो टुकड़े हो जाते हैं। जहां तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे कैप्टन सीधा पानी में गिर जाते हैं, जहां हम कई सारे लोगों को पानी में देखते हैं और शिप का बचा हुआ आधा हिस्सा भी अब डूब जाता है, जबकि बचे हुए कुछ लोग भी समुद्र में गिरने लगते हैं। जिसके बाद हम उन सभी बचे हुए लोगों को देखते हैं जो राफ्ट्स और शिप के टूटे हुए टुकड़ों के सहारे पानी पर तैर रहे होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि शिप पर मौजूद 1200 लोगों में से सिर्फ 902 लोग ही जिंदा बच पाए, जो पानी में तैर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर कैप्टन मैके को दिखाया जाता है, जो बाकी सबके साथ बिछड़ चुके हैं लेकिन राफ्ट पर सही सलामत होते हैं। जिसके बाद अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां बचे हुए सभी क्रू मेंबर्स और सेलर्स ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए होते हैं, जहां वो सब ग्रुप ए और ग्रुप बी में बंट जाते हैं। ग्रुप ए में माइक और ब्रायन समेत और भी कई लोग हैं, जिनको मिलाकर उनकी संख्या 100 के आसपास है। वहीं दूसरी ओर ग्रुप बी में लेफ्टिनेंट स्टैंडिश समेत बाकी सभी क्रू मेंबर्स होते हैं, जिन्हें स्टैंडिश ये ऑर्डर देता है कि राफ्ट में सिर्फ बड़े ऑफिसर्स और जख्मी लोग बैठेंगे, जबकि बाकी लोग किसी न किसी चीज का सहारा लेकर पानी पर तैरने की कोशिश में लगे होते हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग काफी जख्मी हैं, जिनके शरीर से खून की स्मेल आ रही है, जिसकी वजह से शार्क्स उन पर अटैक करके उनको मार डालती है। वहीं दूसरी ओर अब हम कैप्टन मैकी को देखते हैं, जो अपनी राफ्ट के सहारे तैरते हुए एक दूसरी राफ्ट तक पहुंच जाते हैं, जिसमें क्रू के 2 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से एक की डेथ हो चुकी है और दूसरा इतनी बुरी हालत में होता है कि उसकी एक टांग उसके हाथ में होती है। वो दर्द में होता है। तभी कैप्टन उसको मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाता है ताकि उसको दर्द ज्यादा महसूस ना हो सके। जिसके बाद वो बाकी लोगों को ढूंढने के लिए निकलने लगता है, पर उस घायल आदमी के डरे होने की वजह से कैप्टन मैके को उसके पास वहीं पर रुकना पड़ता है। जिसके कुछ देर बाद हम वहां से एक प्लेन को गुजरता हुआ देखते हैं, जिसको पानी में तैर रहे सभी लोग और कैप्टन मैके देख लेते हैं। सभी लोग प्लेन को इशारा करके बुलाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि कैप्टन तो अपनी फ्लेयर गन से भी उनको सिग्नल देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि प्लेन के पायलट लेफ्टिनेंट एड्रियन उनको नहीं देख पाते। जिसके बाद हम ग्रुप बी के एक सेलर को देखते हैं, जिसका नाम क्विन है। उसकी हालत बहुत खराब है, वो जख्मी है, जिसको उसका एक साथी जिसका नाम गैरिसन होता है वो कहता है कि तुम्हें लेफ्टिनेंट स्टैंडिश के साथ उनकी राफ्ट में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि राफ्ट में सभी घायल लोग बैठे हैं। पर क्वीन स्टैंडिश की राफ्ट में बैठने से मना कर देता है और तभी ग्रुप बी के लोग आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं। लेकिन अचानक से एक शार्क क्वीन पर अटैक कर देती है, जो उसको खींचकर पानी के अंदर ले जाती है। जिसके तुरंत बाद एक और शार्क ग्रुप बी के एक और सेलर पर अटैक कर देती है। असल में वहाँ पर कई सारी शार्क्स खाने के लिए इसलिए जमा हो जाती हैं क्योंकि वहाँ मौजूद ज्यादातर लोग जख्मी हैं, जिनके शरीर से खून बह रहा होता है, जिसकी स्मेल उन शार्क्स को आ जाती है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग
बहुत ज्यादा डर जाते हैं, जो तैरकर राफ्ट की तरफ जाने लगते हैं। पर उन्हीं में से थ्रोडोर नाम का एक सेलर घबराहट में ग्रुप से दूर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जापानी सबमरीन के कैप्टन हाशिमोतो को दिखाया जाता है, जहां हमको पता चलता है कि हाशिमोतो ये बात जानता है कि यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप के कई सारे लोग समुद्र में तैर रहे हैं, क्योंकि उसी ने तो शिप पर अटैक करवाया था। और अब उसका ये मानना था कि पानी में तैर रहे लोगों को बचाने जो कोई भी आएगा उसे भी उन लोगों समेत खत्म कर दिया जाएगा, जिसका इंतजार वो काफी वक्त तक करता रहता है। जिसके बाद हम थ्रोडोर को देखते हैं, जो तैरता हुआ कैप्टन मैके के पास तक पहुंच जाता है, जो बहुत ज्यादा डरा हुआ लग रहा था। वो कैप्टन को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताता है और बताता है कि वो बाकी सभी लोग कहां पर हैं। जिसके तुरंत बाद ही कैप्टन मैके ग्रुप के लोगों को लाने के लिए निकल जाते हैं। फिर रात को हम देखते हैं कि कैप्टन अपने साथ ग्रुप बी के 2 लोगों को ढूंढकर अपनी राफ्ट तक पहुंच जाते हैं। वो दिन भी बीत जाता है, जहां अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि 31 जुलाई 1945। पानी में तैर रहे लोगों में से अब सिर्फ 698 लोग ही जिंदा बच पाए हैं, जहां दूसरी ओर ग्रुप के लोगों पर शार्क एक एक करके अटैक करती रहती है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है, जिधर हम देखते हैं कि अब उस आदमी की डेथ हो चुकी है, जिसकी एक टांग टूटी हुई थी, जिसको कैप्टन ने दर्द से बचने के लिए मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाया था। उसके डेथ से कैप्टन बहुत ज्यादा दुखी होता है। वहीं दूसरी ओर कैप्टन हाशिमोतो को वापसी का ऑर्डर मिलता है। ये जिंदा बचे हुए लोगों का पानी में तीसरा दिन था और अब सिर्फ 500 लोग ही जिंदा बचे हैं। ग्रुप बी के लेफ्टिनेंट स्टैंडिश अपने लोगों से कहते हैं कि आते वक्त मैंने एक छोटे से टापू को देखा था, जो यहाँ से ज्यादा दूरी पर नहीं है। इसीलिए वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उस टापू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब रात हो जाती है, जहाँ पर हम ग्रुप ए में माइक और ब्रायन को देखते हैं। लेकिन ब्रायन भी अब मानसिक तौर पर कमजोर पड़ने लगा है। उसे हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, जिसमें वो देखता है कि क्लैरा एक बोट लेकर उनकी तरफ उनको बचाने के लिए आ रही है। वो जोरों से क्लैरा को पुकारता है और उसकी तरफ जाने लगता है, पर माइक उसको संभाल लेता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है। और जब ब्रायन को होश आता है तो वो शांत हो जाता है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी शार्क उन पर अटैक कर देती है। उनकी पूरी राफ्ट पलट जाती है। वो दोनों पानी में गिर जाते हैं, जहाँ वो शार्क माइक के पैरों पर अटैक कर उसको जख्मी कर देती है। और अब ऐसी कंडीशन में माइक का बचना बहुत मुश्किल था। वो आखिरी समय में ब्रायन से कहता है कि वो क्लैरा का ध्यान रखे। फिर इतना कहकर वो दम तोड़ देता है, जिससे ब्रायन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि अब उसके बेस्ट फ्रेंड की भी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद हम ग्रुप बी के उन्हीं लोगों को वापस आता देखते हैं, जो लेफ्टिनेंट स्टैंडिश की कमांड में टापू की तलाश में गए थे, जिसमें से कई लोग लेफ्टिनेंट स्टैंडिश समेत मारे जा चुके थे। सिर्फ कुछ ही लोग जिंदा बचे थे और उन लोगों पर भी शार्क अटैक कर देती है और एक आदमी को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वहाँ हर तरफ शार्क्स मौजूद होती हैं। अब सिर्फ 350 लोग जिंदा बचे हैं, जिनका समुद्र में आज चौथा दिन है। वहीं उन सभी लोगों की हिम्मत भी अब धीरे धीरे टूटने लगी है। वो सभी लोग बहुत दुखी और परेशान हैं, जिनकी दिमागी हालत भी खराब हो चुकी है। लेकिन कुछ देर बाद वहाँ से एक बॉम्बर प्लेन गुजरता है और प्लेन में मौजूद लोगों को समुद्र के पानी में बहुत अधिक मात्रा में तेल बहता दिखता है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कोई नीचे जापानीज सबमरीन घात लगाए बैठी है और वो बॉम्ब को लॉन्च करने वाले ही होते हैं कि तभी उनकी नजर पानी में तैर रहे कई सारे लोगों पर पड़ जाती है। प्लेन में मौजूद एक शख्स सीधा हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करता है। वो उनको सब कुछ बताता है, पर हेडक्वार्टर्स के ऑफिसर्स उनको प्लेन को पानी पर उतारने से मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि वहाँ पर दुश्मन सेना हो सकती है जो उन पर हमला कर सकती है। लेकिन वो बॉम्बर प्लेन उन सभी लोगों के लिए पानी, खाना और दवाइयाँ नीचे गिरा देते हैं, ताकि वो कुछ समय तक और थोड़ा सरवाइव कर सके। वहीं हेडक्वार्टर्स का ये मैसेज लेफ्टिनेंट एड्रियन को भी मिल जाता है, जिसके 2 घंटे बाद एड्रियन प्लेन लेकर उन सभी लोगों तक पहुंच जाता है। पर हेडक्वार्टर से एड्रियन को ऑर्डर मिलते हैं कि प्लेन को पानी में मत उतारना, लेकिन एड्रियन उनकी बात ना सुनते हुए प्लेन को पानी में उतार देता है और एड्रियन उन जिंदा बचे हुए लोगों की मदद करते हुए उन लोगों को प्लेन के अंदर और प्लेन के विंग्स पर लेटा देता है, क्योंकि वो सभी लोग पूरे 5 दिनों से भूखे प्यासे और घायल हालत में सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि अभी भी कई सारे लोग और कैप्टन पानी में ही होते हैं, क्योंकि प्लेन में इतनी जगह नहीं होती। जहां तभी लेफ्टिनेंट एड्रियन हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करके उनको कहते हैं कि ये सभी लोग यूएसएस इंडियाना पुलिस के क्रू मेंबर्स और सेलर्स हैं। यहाँ सभी लोगों की हालत बहुत सीरियस है। वो सभी जख्मी हालत में हैं और प्लेन में इतनी जगह नहीं है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए जल्द से जल्द शिप्स भेजे जाएं। लेकिन हेडक्वार्टर के ऑफिसर्स को अभी भी ये यकीन नहीं होता कि वो सब यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप के ही लोग हैं, जिसके कुछ देर बाद ही उस जगह पर
कई सारे शिप्स आ जाते हैं जो उन लोगों की जान बचा लेते हैं। जिधर अब 1200 लोगों में से सिर्फ 317 लोग ही जिंदा बचे थे जिन्हें बचा लिया जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद अब जापान मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार है। इसीलिए ये फैसला लिया जाता है कि जब तक जापान आत्मसमर्पण नहीं कर देगा तब तक यूएसएस इंडियाना पुलिस शिप के डूबने की खबर को राज ही रखा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अब हम उन सभी घायल लोगों को देखते हैं जो जिंदा बचे थे। अब उनका इलाज किया जा रहा है क्योंकि इतने दिन भूखे प्यासे समुद्र में सरवाइव करने से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जहां हम एल्विन नाम के एक सेलर को ब्रायन के पास आता देखते हैं जो ब्रायन को माइक की वही वेडिंग रिंग देता है जो माइक कार्ला को देना चाहता था, जो एल्विन के हाथ लग गई थी, जिसे उसने अपने पास संभाल कर रखा था। उस रिंग को ब्रायन को देते वक्त एल्विन उससे माफी मांगता है और रोने लगता है। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां हमको पता चलता है कि जापान ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वहीं हम कैप्टन मैके को भी देखते हैं जिन्हें अब रात में नींद आना भी मुश्किल हो गया था क्योंकि जब से वो अपने मिशन से बचकर वापस आए हैं उन्हें बहुत ही भयानक सपने आना शुरू हो गए हैं। एक दिन सोते वक्त जब उनकी आंख खुलती है तो उन्हें किसी का फोन आता है और फोन उठाने पर उस सेलर के रिलेटिव्स कैप्टन को बुरा भला सुनाने लगते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, जिसका दोषी वो कैप्टन को मानते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रायन को दिखाया जाता है जो क्लैरा के पास जाता है और उसको शादी के लिए प्रपोज करता है। साथ ही में वो क्लैरा को ये भी बताता है कि वो उसको बचपन से प्यार करता है। लेकिन तभी क्लैरा ब्रायन से कहती है कि वो माइक के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसको ब्रायन खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है और क्लैरा भी मान जाती है। जिसके बाद 2 दिसंबर 1945 को हम उन सभी लोगों को एक साथ देखते हैं जो जिंदा बचने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं, जहां सभी को पता चल जाता है कि ब्रायन ने क्लैरा से शादी कर ली है। वो सभी बहुत खुश होते हैं और 3 दिसंबर 1945 को वॉशिंगटन में कैप्टन मैकी का कोर्ट मार्शल होता है जिधर उन्हें बुलाया जाता है और उन पर इस बात का इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने सिर्फ समय बचाने के लिए शिप को जिगजैग चलाने के बजाय एक सीध में चलाया, जिससे कई सारे लोगों की जान चली गई। जिस पर कैप्टन अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए वो सब बताने लगते हैं जो उनके साथ उस दिन हुआ था। तभी जापानीज सबमरीन के कैप्टन हाशिमोतो वहाँ पर आते हैं जो कैप्टन मैके की साइड लेते हुए ये कहते हैं कि हमने 6 टॉर्पीडोज से यूएसएस इंडियाना पुलिस पर अटैक किया था। हम शिप के बहुत करीब थे। अगर वो शिप को जिगजैग डायरेक्शन में भी चलाते तब भी टॉर्पीडोज से बचना इम्पॉसिबल था। अब कोर्ट में सबकी गवाही सुन ली जाती है और कैप्टन मैके को शिप को जिगजैग डायरेक्शन में ना चलाने के आरोप में दोषी घोषित कर दिया जाता है। भले ही वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे शिप्स डूबे हों, लेकिन सिर्फ कैप्टन मैके का ही कोर्ट मार्शल होता है। वहीं कोर्ट के बाहर सभी लोग कैप्टन मैके के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उनको सजा देने की मांग करते हैं। अब कोर्ट मार्शल के बाद हम कैप्टन मैके और कैप्टन हाशिमोतो को एक साथ देखते हैं जो आपस में कुछ बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के नुकसान के लिए दुख जाया करते हैं क्योंकि वो दोनों ये बात जानते थे कि दोनों से बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। जहां हम दोनों ही कैप्टन की आंखों में आंसू को देखते हैं। जिसके बाद बचे हुए सभी लोग एक वॉल पर उन सभी लोगों की तस्वीर लगाकर उनको याद करते हैं जिनकी जान इस हादसे में चली गई थी। जहां हम सभी लोगों को काफी भावुक होता देखते हैं। पर अब कैप्टन मैके से ये सब बर्दाश्त ही नहीं होता है। उन्हें पानी में डूबने के सपने आने लगते हैं। जनता उन्हें सजा दिलाना चाहती है और उन्हें उन सभी लोगों की बहुत याद आती है जो अब नहीं रहे। और इन सब चीजों के बारे में सोचकर कैप्टन एक गन से खुद को शूट करके कर लेते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बचाव के कुछ ही दिनों बाद अमेरिका ने पहला न्यूक्लियर बॉम्ब 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया था और दूसरा बॉम्ब उसके कुछ ही दिनों बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया, जिसके 6 दिन बाद वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गई। और साथ ही में हमको ये भी पता चलता है कि 30 अक्टूबर 2000 को अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कैप्टन मैके पर लगे हुए सभी आरोपों को हटा दिया, जिसके साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म अपने टाइटल मैन ऑफ करेज को काफी अच्छे से जस्टिफाई करती है क्योंकि समुद्र के अंदर 5 दिन बिताना कोई आसान बात नहीं है। बाकी आप हमको ये कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सच में कैप्टन मैके उन सभी लोगों की मौत के जिम्मेदार थे। क्योंकि आज की वीडियो में तो बस इतना ही, लेकिन हम फिर से जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।